में जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी पुश एंड पॉप फ्रॉम द वन एंड एंड दैट इज कॉल्ड टॉप एंड। सबसे पहला फंक्शन डिक्लेयर करना है एंड दैट इज वॉइड पुश। स्टैक इंटरव्यू रूम का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, तो खाली स्टैक से एलिमेंट कैसे डिस्प्ले करेगा? तो इसका मतलब है डिस्प्ले और पॉप दो ऐसे फंक्शन है जहां पर आपको सबसे पहले यह चेक करना है कि कहीं मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, अंडरफ्लो तो नहीं है। ये जो स्टैक है, इस स्टैक पे मुझे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब यहां से चीजों को ध्यान से समझना। कई बार इंटरव्यू में पूरा प्रोग्राम ना पूछ के केवल ये पूछा जाता है, ओके राइट अ फंक्शन फॉर पुश द एलिमेंट इन स्टैक, राइट अ फंक्शन फॉर पॉप द एलिमेंट इन स्टैक। तो यहां पर अब आप देखो इंपॉर्टेंट कितने सारे क्वेश्चंस हैं और ये इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ठीक है, व्हाट इज एन ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक? स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है? स्टैक एम्प्टी की कंडीशन क्या होती है? ये क्वेश्चन तो नींद में भी कोई पूछे ना आपसे तो आपको पता होने चाहिए। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में 100% पूछे जाते हैं। व्हाट इज ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक? हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर डेटा स्ट्रक्चर के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक के कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्टैक क्या होता है। स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द वन एंड दैट इज कॉल्ड टॉप एंड। स्टैक पुश पॉप डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कॉन्सेप्चुअली हमने स्टैक को बहुत अच्छे से समझा था प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन अब बात यह आ रही है कि सर अगर मुझे स्टैक इंप्लीमेंटेशन करना है, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है या डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो हाउ वी इंप्लीमेंट दिस स्टैक? हम स्टैक को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे? तो यहां पर हम बात करेंगे स्टैक इंप्लीमेंटेशन के बारे में। और जिस बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर को अभी हम यूज कर रहे हैं स्टैक इंप्लीमेंटेशन के लिए, वो होगा हमारा अरे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर के हर कॉन्सेप्ट को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जहां हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे होगा, और एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जहां हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट होगा। तो दो तरीके से हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। पहली स्टेप में हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं यूजिंग अरे, और नो डाउट ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अरे में हमेशा ओवरफ्लो का इश्यू आएगा। और इसी प्रॉब्लम को जब हम देखेंगे तो हम बात करेंगे डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर की, जहां पर हम इसी स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, और वो होगा हमारा डायनेमिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने बात की थी कि एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेड इन टू वेज, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो शुरुआत हम करेंगे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर से, और इसीलिए यहां पर मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है उसमें हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग अरे, ताकि आपको एक बार स्टैटिक का कॉन्सेप्ट समझ में आए, सो दैट प्रॉब्लम जब फेस करेंगे तब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो स्टैक क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मैंने आपको ये बताया था कि स्टैक एक ऐसा कलेक्शन है जो लीफो को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो यहां पर अब मुझे क्या करना है, एक इस तरीके से स्टैक इंप्लीमेंट करना है। ओके, मतलब मुझे चाहिए एक ऐसा कलेक्शन जिस पर मैं स्टैक के रूल को अप्लाई कर सकूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मुझे कलेक्शन चाहिए, लेकिन ये कलेक्शन स्टैक के रूल के हिसाब से एलिमेंट को पुश करे या पॉप करे। ओके, तो यहां पर आप देखिए, अगर मुझे एक कलेक्शन चाहिए जिसको हमें स्टैक में कन्वर्ट करना है, जो स्टैक के रूल के हिसाब से वर्क करे, तो ये कलेक्शन सी में हम बात करते हैं कि जब भी हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, ओके, तो सिमिलर टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ द डेटा क्या कहलाता है? अरे। तो अरे जो है वो एक नॉर्मल कलेक्शन ऑफ डेटा है, ये किसी रूल पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि एक अरे हमारे लिए स्टैक का वर्क करे। तो हम क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, एक अरे में इंप्लीमेंटेशन अप्लाई करेंगे स्टैक के रूल का। कि स्टैक का रूल क्या बोलता है कि बॉस कलेक्शन जो होगा वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के रूल को फॉलो करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो अरे है ये स्टैक के रूल के अकॉर्डिंग वर्क करे। तो अगर मुझे इस अरे को स्टैक के रूल के अकॉर्डिंग वर्क करना है, तो नो डाउट अगर ये अरे है तो इसकी एक मैक्सिमम साइज भी होगी। तो हम यहां पर अरे की एक इनिशियल साइज लेके चलेंगे, और यदि मुझे इसको स्टैक में इंप्लीमेंट करना है, तो यदि इस स्टैक में, अब मैं इस अरे को अरे ना बोल के हम बोलेंगे दिस इज एन स्टैक, क्योंकि हम अरे को स्टैक में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो यदि ये मेरा स्टैक है जो बैकग्राउंड में अरे रहेगा, नो डाउट, लेकिन जब ये स्टैक को हम इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, बैकग्राउंड अगर इसका अरे है तो इसकी एक मैक्सिमम साइज भी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इस अरे को एक मैक्स साइज तक डिक्लेयर करेंगे।
ठीक है, एक अरे डिक्लेयर करेंगे जिसकी मैक्सिमम साइज, जो भी हम मैक्स साइज रखेंगे 10, 20, 30, 40, लेकिन अगर आप इस स्टैक में एलिमेंट पुश कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप इस स्टैक में एलिमेंट पुश कर रहे हैं और यदि आपकी लिमिट मैक्स साइज -1 को क्रॉस हो गई, मैक्स साइज -1 तक पहुंच गई, मैक्स साइज -1 का मतलब है अगर मेरा अरे 10 का है और अगर 9th एलिमेंट आ गया तो मुझे मैसेज देना पड़ेगा स्टैक इज ओवरफ्लो। तो यही जो हम बात कर रहे हैं कि अगर बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर आपका अरे रहा तो ओवरफ्लो वाली कंडीशन भी हमें चेक करना है। सेकंड, यदि मैं इस स्टैक से एलिमेंट पॉप करने की बात कर रहा हूं तो मुझे यह भी देखना पड़ेगा मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। और ये सारे ऑपरेशन जो हम इस स्टैक पे अप्लाई करने वाले हैं, ये अप्लाई होंगे किसके थ्रू? टॉप के थ्रू। क्योंकि हमने बात ही ये की थी कि स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट इन विच एलिमेंट इज टू बी पुश एंड पॉप फ्रॉम द वन एंड एंड दैट इज कॉल्ड टॉप एंड। तो किस तरीके से हम टॉप को यूज करके एक अरे को कन्वर्ट करेंगे स्टैक में, या इसकी एप्लीकेशन बिल्डअप किस तरीके से होगा, ये सारी बातें हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैक इंटरव्यू रूम का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, इसलिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्टैक क्या होता है, और यदि आप में से किसी ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सीक्वेंस को फॉलो करें, ताकि आप अगर प्रीवियसली वीडियो को देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि स्टैक एक्चुअली होता क्या है, जहां पर हमने स्टैक की एप्लीकेशन, स्टैक के ऑपरेशंस, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, राइट। तो अब अगर मुझे ये स्टैक इंप्लीमेंटेशन करना है तो आप देखिए इसका सिंपल सा जो प्रोग्राम होगा वो किस तरीके से बनेगा, ओके। और यहां पर हम जो बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, मतलब हम हर कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर के जिस लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो लैंग्वेज होगी हमारी सी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहां पर अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे सामने इस तरीके का एक मेनू हो, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझना तो प्रोग्रामिंग समझ में आएगी कि एक्चुअली हम चाहते क्या है, क्योंकि आप देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनता है, राइट। तो यूजर ये चाहता है कि सर मुझे एक स्टैक आप बना के दे, उस स्टैक में ये ऑपरेशंस होने चाहिए, स्टैक नंबर 1 पे पुश, नंबर 2 पे पॉप, नंबर 3 होगा हमारा डिस्प्ले, ठीक है, और नंबर 4 होगा हमारा एग्जिट। ये मुझे एक स्टैक इंप्लीमेंट करना है एंड देन देयर इज अ लाइन, और यहां पर मुझसे पूछा जाना चाहिए एंटर योर चॉइस। और इस तरीके की जो एप्लीकेशन होती है जहां पर हम यूजर से डेटा लेके कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की बात करते हैं और इस तरीके से चॉइस देते हैं, इन्हें बोला जाता है मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन। और डेटा स्ट्रक्चर के हर प्रोग्राम में मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन 90% बनेगी। स्टैक क्यू, सर्कुलर क्यू, मल्टीपल स्टैक, लिंक लिस्ट, स्टैक लिंक लिस्ट, क्यू लिंक लिस्ट, और भी जितने कॉन्सेप्ट है, ट्री, ग्राफ, ठीक है। तो मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन को आपको एक बार बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ओके। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे और इमीडिएट इसका सिस्टम पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। और आपको बस समझना है चीजों को कि किस तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, स्टैक इंप्लीमेंटेशन, तो बच्चे उसके बाद तो फिर सारी कहानी आसान है। केवल पहले कॉन्सेप्ट को आपको बहुत फोकसली समझना पड़ेगा और चीजें बड़ी आसान है। स्टैक इंप्लीमेंटेशन इज अ वेरी 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 इजी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला फोकस मुझे अभी ना पुश पे करना है, ना पॉप पे, ना डिस्प्ले पे, राइट। सबसे पहला मुझे फोकस ये करना है कि ये जो मेनू है, हम इस मेनू डिजाइनिंग को किस तरीके से कोड लिखेंगे। किसी में अगर मुझे मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन बनानी है, सो हाउ वी कैन राइट द कोड फॉर दिस मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन। तो स्टेप 1 पे हम पहला कोड इंप्लीमेंट कर रहे हैं मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन का, जहां पर हम 3 चॉइस की बात करेंगे और ये तीनों कोई इनबिल्ड फंक्शन नहीं है। वी नीड टू डिफाइन दिस फंक्शन। सबसे पहले मुझे पुश फंक्शन बनाना होगा, फिर पॉप फंक्शन, फिर डिस्प्ले फंक्शन, लेकिन ये स्टेप 2 पे होगा जब हमारा मेनू रेडी हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यदि मुझे ये मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन डिजाइन करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। और इसके अलावा हम एक अरे को स्टैक में कन्वर्ट करेंगे, हमें टॉप चाहिए, तो इन सबका डिक्लेरेशन हम किस तरीके से करेंगे, सी दिस वन, ठीक है। कोड थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो हमने इसकी हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, #include stdio.h। सेकंड हेडर फाइल हमने इंक्लूड की #include conio.h, ठीक है। और फिर हमने यहां पे सबसे पहले टॉप पे ग्लोबली डिक्लेयर किया एक अरे जिसका नाम हमने रखा स्टैक, ठीक है। इसके पहले हमने एक मैक्रो डिक्लेयर किया है #define maxsize। ये मैक्साइज जो है ये हमारे लिए एक मैक्रो डिक्लेरेशन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम रखने वाले हैं 10। मैक्रो स्टेटमेंट एक्चुअली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, मतलब मैं जहां भी मैक्साइज लिखूंगा वहां पर
वैल्यू रिप्लेस होगी 10 से। ये टॉपिक हमने सी में पढ़ा है, मैक्रो स्टेटमेंट। और अगर आप में से किसी को भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या मैक्रो स्टेटमेंट में छोटा सा भी डाउट है तो आप प्लीज मेरे सी का जो कोर्स है उसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को रेफर कर लीजिए, तो आपके दिमाग से ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मैक्रो स्टेटमेंट होते क्या है। मैक्रो एक्चुअली स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैक्रो डिक्लेरेशन को रिप्लेस करती है डेफिनेशन। मतलब मैं जहां भी मैक्स साइज यूज करूंगा दैट वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय 10, जो कि मैंने साइज दी है अपने अरे की, क्योंकि हम बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, अरे। ओके, तो ये मेरा मैक्रो डिक्लेरेशन है। अब आप देखिए, अब मैंने यहां पर एक अरे डिक्लेयर किया जिसका नाम ही हमने रखा है स्टैक, और इस स्टैक की साइज कितनी रखी है, मैक्स साइज। कि स्टैक हमारा होगा मैक्स साइज का, ठीक है। इस मैक्स साइज के अलावा हमें स्टैक में, इस मैक्स साइज के अलावा हमें स्टैक में जो इंटीजर वेरिएबल लगेगा, एक टॉप जिसकी इनिशियल वैल्यू हम रखेंगे -1। अब टॉप को -1 पे क्यों लिया है वो भी हम बात करते हैं। टॉप हमारा एक वेरिएबल है जो हमारे स्टैक में पुश और पॉप के लिए हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि डेफिनेशन यही बोलती है कि स्टैक में यदि पुश भी होगा तो पॉप टॉप के थ्रू होगा, और पॉप भी होगा तो टॉप के थ्रू होगा, राइट। तो हेडर फाइल डिक्लेरेशन रेडी, हमने मैक्रो डिक्लेरेशन किया। ओके, अब सबसे पहला फोकस मुझे मेन मेथड में करना है मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए, राइट। तो जो मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन हमारी बनेगी उस एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रिंटफ, हमने एक लाइन खींची यहां पे, ठीक है, इसको चॉइस दे दी स्टैक, ठीक। देन प्रिंटफ स्लैशन नंबर 1 पे पुश, देन स्लैशन नंबर 2 पे पॉप, देन स्लैशन नंबर 3 पे डिस्प्ले, ठीक है, एंड देन स्लैशन नंबर 4 पे एग्जिट। ये हमने हमारा मेनू ऑप्शन दे दिए, ठीक है। देन प्रिंटफ, देन प्रिंटफ। अब मुझे क्या करना है, फिर से एक लाइन खींचनी है। अरे बड़ा आसान है कॉन्सेप्ट बेटा, ये होती है मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन के हाउ टू डिजाइन ए मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन इन सी। और जब हम इसको सिस्टम पे अप्लाई करेंगे, सिस्टम पे इसका कोड लिखेंगे तो चीजें और आसान होगी। यहां पर आप केवल कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनता है तो उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। जैसे यहां पे हम पुश पॉप डिस्प्ले बोल रहे हैं तो क्यू पे हम इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले बोलेंगे। लिंक लिस्ट जब हम पढ़ेंगे तो क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले, इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट मिडिल। तो मल्टीपल ऑप्शंस जब होते हैं किसी एप्लीकेशन में, सो द बेस्ट चॉइस इज दैट आप एक मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन बना लें, ठीक है। और वही हम यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर मैं स्टैक मेनू को इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। तो ये मेरा स्टैक, पुश पॉप डिस्प्ले एग्जिट के ऑप्शन, एंड देन प्रिंटफ, प्रिंटफ यहां पर हमने स्लैशन, फिर एक लाइन खींची है, ठीक। और यहां पर अब हमने इसके बाद, समझना ध्यान से, इसके बाद हमने यूजर से पूछा है प्रिंटफ एंटर योर चॉइस, ठीक है। तो यहां पर अब हमने लाइन ली है, ठीक है। एंड देन आफ्टर अब मुझे यूजर से चॉइस लेना है, ओके। तो चॉइस के लिए हमने यहां पे, इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं हम, ठीक है। चॉइस के लिए हमने यूजर से पूछा प्रिंटफ एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, ठीक। और इस चॉइस को देखिए, आप पहली स्टेप में हमने क्या किया, मेनू रेडी किया। स्टैक में क्या क्या ऑप्शन रखना है हमें मेनू में, पुश पॉप डिस्प्ले एग्जिट, ठीक है। देन देयर इज अ लाइन, और लाइन हमारी डबल हो गई है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और इजी करते हैं, डोंट वरी, ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, ओके। लाइन के बाद हमने यहां पर यूजर से पूछा प्रिंटफ एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, ठीक है। और इस चॉइस को हमने स्कैन किया, स्कैनफ %d, % ऑफ चॉइस नाम के एक वेरिएबल में, है ना। पहले आप एक बार पूरा कोड देख लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग थिंग। देखिए आप, स्टैक मेनू हमारा रेडी है, चॉइस हमने यूजर से ली है। अब अगर चॉइस आपने यूजर से एंटर की है तो यहां पर हमें एक चॉइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया, राइट। अब इसके बाद इस चॉइस के अकॉर्डिंग मुझे मल्टीपल फंक्शन कॉल करने होंगे, ठीक है। तो इस चॉइस के अकॉर्डिंग जब हम मल्टीपल फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो इस चॉइस को हमने यूजर से बोला बॉस स्विच में एंटर कर देते हैं, स्विच चॉइस, ठीक। तो अगर मेरी चॉइस 1 है, केस 1,
तो फंक्शन कॉल कर लिया पुश एंड देन ब्रेक। ठीक, या एक काम करते हैं, चलिए इसको हम नेक्स्ट उसमें ले लेते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, यहां पर मैंने इस चॉइस को ले लिया स्विच केस में, स्विच चॉइस। ठीक, स्विच चॉइस। और यदि मेरा केस 1 है, सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है। आप देखिए यहां तक हमने यूजर से चॉइस ली, चॉइस लेने के बाद जो भी चॉइस यूजर देगा उस चॉइस के अकॉर्डिंग मुझे अलग अलग फंक्शन कॉल करने हैं। तो हमने केस 1 पे जो फंक्शन कॉल किया, सपोज वो है पुश फंक्शन एंड देन ब्रेक। ठीक है, केस 2 पे हमने फंक्शन कॉल किया, सपोज पॉप देन ब्रेक। ठीक है, केस 3 पे हमने फंक्शन कॉल किया, सपोज डिस्प्ले। ये तीनों अभी फंक्शन हमें डिफाइन करना है, ये इनबिल्ड फंक्शन नहीं है, रिमेंबर। ठीक है, डिस्प्ले। और इसके बाद हमने डिफॉल्ट में चॉइस दे दी है, डिफॉल्ट printf इनवैलिड चॉइस, कि यदि आप इनके अलावा कोई भी चॉइस देते हैं तो वो हमारी इनवैलिड चॉइस होगी। और लूप हमें चलाना है एग्जिट तक, राइट, सॉरी, प्रोसेस हमें चलानी है एग्जिट तक। अब आप यहां पे आप समझिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए आप क्या होगा, सपोज करो इसको एक बार थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में लेके आओ कि मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे आपके सामने एक मेनू आएगा, मेनू आपसे पूछेगा पुश पॉप डिस्प्ले एग्जिट। ठीक है, आपने बोला पुश, ठीक है, सपोज करिए, चलिए पुश के अकॉर्डिंग उसने पुश फंक्शन कॉल कर लिया, एक एलिमेंट स्टैक में पुश हो गया, हमने कोड लिखा इसमें और एक एलिमेंट स्टैक में पुश कर दिया। लेकिन उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद ब्रेक, ब्रेक से आप स्विच केस से बाहर निकले और ये तो मेन से ही आपको टर्मिनेट कर देगा। और मैं ये चाहता हूं, देखो मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन का मतलब ये होता है जब तक यूजर एग्जिट ना बोले तब तक ये मेनू कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए। ठीक है, यहां क्या होगा, आपने कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म किया और आपका प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो मेन को ही टर्मिनेट कर देंगे ना। तो यहां पर अगर हम चाहते हैं ये मेनू हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहे तो इस पूरे प्रोसेस को यहां से डू लूप स्टार्ट करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम स्टेप ले लेते हैं डू वाइल। डू वाइल, ठीक है, समझना इस कॉन्सेप्ट को, डू वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू 4 तक। ये हुआ मेरा कंप्लीट मेनू एप्लीकेशन। तो अब अगर आप देखें तो आप देखिए जैसे ही प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले मेमोरी में आपका एक स्टैक रेडी हो गया। अरे स्टैक मतलब एक अरे रेडी हो गया जिसकी मैक्सिमम साइज कितनी है 10। ठीक है, ये स्टैक आपका 10 का रेडी हो गया। ओके, टॉप हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसके थ्रू अभी हम स्टैक के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। डोंट वरी कैसे करना है देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने मेनू पे फोकस किया। तो मेनू डिजाइन करने के लिए हमने सिंपल एक मेनू एप्लीकेशन किस तरीके से डिजाइन करते हैं उसका कोड लिखा, चॉइस यूजर से ली। ठीक है, चॉइस लेने के बाद इस चॉइस को हमने स्विच केस में एंटर कर दिया। अभी इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं, मान लो ये मेन का कर्ली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, तो एक बार आप पहले इतने प्रोग्राम को रन करके देखें। जब हम सिस्टम पे भी इसको टाइप करेंगे तो हम क्या करेंगे, सारे कोड एक साथ रन नहीं करेंगे। स्टेप 1 पे हम पहले इतना प्रोग्राम रन करके देखेंगे और जब ये प्रोग्राम हम रन करके देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 3 एरर आएगी, अनडिफाइंड फंक्शन पुश, अनडिफाइंड फंक्शन पॉप एंड अनडिफाइंड फंक्शन डिस्प्ले। लेकिन अगर इसके अलावा कोई छोटी मोटी एरर आ रही है सेमीकोलन की या वेरिएबल डिक्लेरेशन की, तो आप स्टेप 1 पे उनको क्लियर कर दीजिए। अगर ये 3 एरर है, अनडिफाइंड फंक्शन पुश, अनडिफाइंड फंक्शन पॉप एंड अनडिफाइंड फंक्शन डिस्प्ले, देन इट इज ओके, क्योंकि अभी ये फंक्शन हमें डिफाइन करना है, अभी इनको डिफाइन नहीं किया है हमने। लेकिन स्टेप 1 पे मेनू कैसे डिजाइन करना है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। तो अगर मेरा मेनू रेडी हो गया तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना सबसे पहला फंक्शन डिक्लेयर करना है एंड दैट इज वॉइड पुश। ठीक है, वॉइड पुश मतलब मेनू को देख के अगर यूजर ने पहला फंक्शन कॉल किया पुश फंक्शन, तो अब इस पुश फंक्शन में मुझे ये कोड लिखना है कि बॉस ये मेरा स्टैक है। ठीक है, ये मेरा स्टैक है, स्टैक बैकग्राउंड में नो डाउट अरे है और ये हमारी टोटल स्टैक की साइज है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दैट इज अ मैक्स साइज, दैट इज अ मैक्स साइज। ठीक है, ये मेरा स्टैक डिक्लेयर्ड है। ठीक, अब ये जो स्टैक है, इस स्टैक पे मुझे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब यहां से चीजों को ध्यान से समझना, कई बार इंटरव्यू में पूरा प्रोग्राम ना पूछ के केवल ये पूछा जाता है ओके राइट अ फंक्शन फॉर पुश द एलिमेंट इन स्टैक।
राइट ए फंक्शन फॉर पॉप द एलिमेंट इन स्टैक। तो स्टेप 1 आई होप आपको समझ में आया कि स्टेप 1 पे हमने मेन्यू ड्रिवन कोड लिखा, ये स्टैक हमने डिक्लेयर किया टॉप पे, इसलिए टॉप पे क्योंकि हम उसको सारे फंक्शन में एक्सेस करना चाहते हैं। यही स्टैक पुश में भी यूज होगा, पॉप में भी, डिस्प्ले में भी, और फंक्शन सारे अलग अलग बनाने वाले हैं हम यहां पे। तो स्टेप 1 पे हमने मेनू रेडी किया, स्टेप 2 पे अब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यदि मुझे पुश फंक्शन को यूज करना है फॉर पुश द एलिमेंट इन स्टैक, तो देखिए किसी भी स्टैक में अगर आप एलिमेंट पुश कर रहे हैं तो पहली बार जब एलिमेंट पुश करूंगा मेनू को देख के तब भी यही पुश फंक्शन कॉल होगा, दूसरी बार के लिए भी यही पुश फंक्शन कॉल होगा, और लास्ट के लिए भी यही पुश फंक्शन कॉल होगा। यह चीज दिमाग में रखना है कि हर बार जब आप पुश करोगे फंक्शन ही की कॉल होगा। तो अगर यही फंक्शन कॉल हो रहा है तो मुझे सबसे पहले यह चेक लगाना पड़ेगा कि कहीं मेरा स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर स्टैक ओवरफ्लो हो गया है, और होगा क्योंकि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर हमारा अरे है, ये अभी हमने बात की और कल भी बात की थी लास्ट लेक्चर में, कि यदि आपका स्टैक बैकग्राउंड में अरे को यूज कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है आपको ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करना है। तो यहां पर अब हम स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन चेक कैसे करेंगे, सुनिए आप। जैसे जैसे इस स्टैक में हम एलिमेंट पुश करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा टॉप बढ़ते रहेगा। टॉप की इनिशियल वैल्यू कितनी है, -1। हम टॉप को बढ़ाएंगे, और आप देखिए एक चीज समझना, हम भले ही यहां स्टैक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में तो ये अरे है ना, और अरे हमेशा सबसे पहला एलिमेंट 0 पे एंटर करता है। तो यदि मैं अरे को स्टैक में कन्वर्ट कर रहा हूं, यदि मैं अरे पे स्टैक के रूल अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे यह तो ध्यान रखना पड़ेगा ना बैकग्राउंड में अरे है, भले ही आप उसको स्टैक बना रहे हैं लेकिन अरे तो अरे ही रहेगा ना। बात समझ में आ रही है? मतलब एग्जैक्टली हम इसमें क्या कर रहे हैं, सुनो आप, एक कलेक्शन है अरे जो कि किसी रूल पे काम नहीं करता है, ठीक है। वहां पर एलिमेंट एंटर होते हैं, ओके, स्टैटिक फॉर्म में वो डेटा कलेक्शन करता है, परमानेंटली एलिमेंट डिलीट नहीं करता है। तो पॉप कैसे होगा वो भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन हमने क्या बोला अरे को, भाई तू स्टैक बन जा। तो अब मैं इस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, समझने के लिए बात कर रहा हूं, डोंट से दिस इन इंटरव्यू, हम इस प्रोग्राम में इस अरे पे स्टैक के मंत्र फूंक देंगे कि स्टैक के जो मंत्र हैं वो इस अरे पे फूंक देंगे। तो अगर स्टैक के मंत्र आपने इस अरे पे फूंक दिए तो ये अरे आपके लिए क्या करने लगेगा, स्टैक वर्क करने लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको वो मंत्र इसको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही मंत्र में सबसे पहला मंत्र है पुश करना, कि स्टैक में एलिमेंट पुश होते हैं, ओके। तो यहां पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि यदि मेरा टॉप, स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करना है, यदि मेरा टॉप इक्वल टू है मैक्साइज -1 पे, यदि टॉप मैक्साइज -1 पे पहुंच गया तो हम क्या बोल देंगे, प्रिंटफ स्टैक इज ओवरफ्लो, स्टैक इज ओवरफ्लो। कब, यदि मेरा स्टैक, यदि मेरा टॉप मैक्साइज -1 पे पहुंच गया तो हम बोल देंगे स्टैक ओवरफ्लो हो गया, स्टैक इज ओवरफ्लो। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, जैसे टॉप इनिशियली -1 पे पहला एलिमेंट पुश करेंगे, टॉप 0 पे आएगा, फिर टॉप 1 पे आएगा, फिर टॉप 2 पे आएगा, और अगर इससे टॉप बढ़ते बढ़ते मैक्साइज -1 मतलब 9 तक पहुंच गया, मतलब आपका स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है, राइट। लेकिन यदि स्टैक ओवरफ्लो नहीं हुआ तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यूजर से एक एलिमेंट एंटर करना है जिसको स्टैक में पुश करना है। तो हमने यूजर से बोला प्रिंटफ एंटर एन एलिमेंट, एंटर एन एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट हमने स्कैन किया, स्कैनफ %d, %n, तो n में आपको वो एलिमेंट मिल गया जिसको आपको स्टैक में पुश करना है, ठीक है। एलिमेंट आपके पास है, स्टैक में एलिमेंट पुश करना है, सिंपल है, टॉप को 1 से बढ़ाओ, टॉप ++, ठीक है, और स्टैक की टॉप पोजीशन पे n को एंटर कर दो। तो ये देखो, अब जो हम बात कर रहे थे कि अगर स्टैक में एलिमेंट पुश होगा तो टॉप के थ्रू होगा, और बैकग्राउंड में स्टैक हमने किसको बनाया है, अरे को, ठीक है, सिंगल 1 डायमेंशनल अरे को। तो क्या किया हमने सिंपली यहां पे सबसे पहले ओवरफ्लो की कंडीशन चेक की, अगर ओवरफ्लो नहीं है तो एक एलिमेंट यूजर से लिया, एलिमेंट लेने के बाद हमने टॉप को इंक्रीज किया, टॉप की इनिशियल वैल्यू हमने क्या सेट की थी, टॉप की इनिशियल वैल्यू थी हमारी -1, ठीक है। तो टॉप आपका इंक्रीज हुआ, ये टॉप आपका 1 से इंक्रीज हुआ, ठीक। कब, यदि स्टैक ओवरफ्लो नहीं है तो सबसे पहले तो हमने n में यूजर से एलिमेंट लिया, तो सपोज यूजर ने n में एलिमेंट दिया 10, ये 10 मुझे स्टैक में पुश करना है यूजिंग टॉप, तो हमने टॉप को ++ किया, टॉप -1 से कुछ पोजीशन पे आ गया 0, ये आपका टॉप यहां पर आ गया, ठीक है। टॉप की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 0, सीधे
ये आपका टॉप आ गया 0 पे। जब टॉप 0 पे आया तो हमने बोला स्टैक के टॉप पोजीशन पे n को पुश कर दो, तो ये 10 आपका पुश हो गया। अब पुश फंक्शन परफॉर्म करने के बाद प्रोग्राम वापस आएगा केस 1 पे, ब्रेक करेगा तो आप स्विच से बाहर निकलेंगे, लेकिन चॉइस अभी भी 4 नहीं है। 4 नहीं है तो ये मेनू फिर आपके सामने आ जाएगा। फिर मेनू आपसे पूछेगा एंटर योर चॉइस। अब की बार आपने फिर पुश बोला, जब फिर से पुश बोला तो फिर ये पुश फंक्शन कॉल होगा। ये फिर चेक करेगा कि क्या टॉप मैक्साइज -1 पे है, नहीं है, अभी टॉप की पोजीशन क्या है 0। समझ पा रहे हैं? कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, बस फोकस रखो और इंटरव्यू में भी इसी फोकस के साथ आंसर देना है। बड़ी आसान है चीजें, कॉम्प्लिकेशंस कुछ है ही नहीं। ठीक, जब आपने फिर से चेक किया तो टॉप अभी भी 0 पर है। अगर 0 पर है तो हमने फिर से यूजर से एलिमेंट लिया। अब जब हमने यूजर से एलिमेंट लिया तो मान लो वो एलिमेंट है 20, हमने बोला मुझे 20 पुश करना है, टॉप प्लस किया, टॉप बढ़ के कितना हो गया 1। ठीक है, तो आपका टॉप पहुंच गया 1 पोजीशन पे, सी दिस 1, ये टॉप आ गया 1 पे। जब टॉप 1 पे आया तो हमने फिर बोला स्टैक की टॉप पोजीशन पे n, मतलब यहां पर आ गया 20। तो एक बार में स्टैक एक एलिमेंट पुश कर रहा है। ठीक है, ऐसे आपने मल्टीपल टाइम अगर पुश फंक्शन कॉल किए, राइट, तो पुश फंक्शन 10, 20, फिर टॉप आगे बढ़ेगा 30, ठीक है, देन टॉप 40, देन टॉप 50, देन टॉप 60, और अगर मान लो आपने लास्ट एलिमेंट पुश किया, चलो 8 पे भी आपका टॉप 8 पे है। ठीक है, 8 के ऊपर आपने एलिमेंट दिया मान लो 90। ठीक है, 90, ये एलिमेंट आप 9 एलिमेंट अभी तक एंटर कर चुके हैं। पुश फंक्शन कॉल किया, पुश किया, पुश फंक्शन कॉल किया, पुश किया, राइट। इसके बाद फिर मेनू आपके सामने आया, आपने फिर से पुश बोला। अब जब पुश बोला तो आप देखो ये फिर चेक करेगा क्या टॉप मैक्साइज -1 पे है, अभी भी नहीं है। मैक्साइज -1 मतलब 9। ठीक है, टॉप अभी 8 पे है, तो वो फिर से एक एलिमेंट आपसे मांगेगा। अब की बार आपने एलिमेंट दिया सपोज 100। ठीक, टॉप प्लस, अब टॉप आया आपका 9 पोजीशन पे, ये टॉप आ गया 9 पोजीशन पे, और स्टैक की टॉप पोजीशन पे फिर n एंटर हो गया, मतलब यहां पर आ गया आपका 100। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपका टॉप कहां पर है 9 पे, विच इज अ मैक्साइज -1, क्योंकि मैक्सिमम साइज हमने 10 दी है। अब यदि मैंने मेनू को देख के देखा, फिर से शुरू से चलते, मेनू को देख के पुश फंक्शन कॉल किया। जब पुश कॉल किया तो वो चॉइस के अकॉर्डिंग पुश फंक्शन पे गया। पुश फंक्शन पे गया तो पुश फंक्शन ने ये चेक किया क्या टॉप मैक्साइज -1 पे आ गया, हाँ आ चुका है, और अगर आ गया तो सीधे मैसेज आएगा स्टैक इज ओवरफ्लो। वेरी सिंपल। तो दिस इज हाउ टू पुश द एलिमेंट इन स्टैक। स्टैक में एलिमेंट पुश कैसे करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा कि पुश कैसे करना है। कि यदि आप पुश का मतलब है इंसर्ट, एक्चुअली बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, अरे, तो अगर मुझे अरे में एलिमेंट पुश करना है, सो दिस इज व्हाट द प्रोग्राम फॉर पुश द एलिमेंट इन स्टैक। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एक बार अगर मेरा एलिमेंट पुश हो गया, सो नाउ इन द सेकंड स्टेप, अब मैंने बोला मुझे एलिमेंट डिस्प्ले करना है। पॉप अभी हम सेकंड स्टेप पे देखते हैं, डिस्प्ले करना है। ठीक है, पुश के बाद मुझे एलिमेंट डिस्प्ले करना है। तो आप देखिए, डिस्प्ले के लिए हमने फिर एक फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले के नाम से। ठीक है, जिसका काम होगा स्टैक के एलिमेंट को डिस्प्ले करना, तो हमने फंक्शन लिया वॉइड डिस्प्ले के नाम से। ठीक है, इस डिस्प्ले फंक्शन में अब आप देखिए, यदि मान लो ये आपका स्टैक है, मैं हर बार आपके सामने एक स्टैक बनाऊंगा। ठीक, यदि ये आपका स्टैक है और इस स्टैक में वही पोजीशन है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके मैक्साइज -1, सपोज ये मैक्साइज है। ठीक है, और ये 9 है हमारा, मैक्साइज -1 मतलब 9। ठीक, अब यदि मैं एलिमेंट डिस्प्ले करने की बात कर रहा हूं, मेनू आपके सामने आया। अब आप मुझे बताएं स्टैक के एलिमेंट, अच्छा हमारा टॉप कहां रखा हुआ है, अभी इसके भी नीचे -1 पे, अभी टॉप हमारा यहां पर है -1 पे, क्योंकि इनिशियली हमने टॉप को -1 पे सेट किया हुआ है। अब यदि मान लो आपने स्टैक का मेनू देखा और मेनू देख के आपको सबसे पहले पुश करना था। ठीक है, आपने पुश नहीं किया, और पुश ना करके आपने सीधे बोल दिया डिस्प्ले। तो यदि आपने डिस्प्ले बोला है तो स्टैक तो खाली है ना, तो खाली स्टैक से एलिमेंट कैसे डिस्प्ले करेगा। तो इसका मतलब है डिस्प्ले और पॉप दो ऐसे फंक्शन है जहां पर आपको सबसे पहले यह चेक करना है कि कहीं मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, अंडरफ्लो तो नहीं है, खाली तो नहीं है। तो अब यहां पे बात होती है कैसे चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है। तो आप देखिए, दो तरीके से आपका स्टैक एम्प्टी होगा। पहला, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना, पहला, शुरुआत में जब आपने स्टैक में एक भी एलिमेंट पुश नहीं किया है तब आपका स्टैक एम्प्टी है। और दूसरा,
जब आपने स्टैक में 5 एलिमेंट सपोज पुश कर दिए और पॉप फंक्शन से पांचों को पॉप कर दिया। अभी पॉप फंक्शन हम लिखते हैं, लेकिन डिस्प्ले में तो दोनों में से कुछ भी हो। अरे मैंने फर्स्ट टाइम मेनू देख के अगर डिस्प्ले बोल दिया तब भी स्टैक खाली है, और दूसरी बार जब मैंने 5 एलिमेंट पुश करके पांचों को पॉप कर दिया तब भी स्टैक खाली है। तो मुझे तो डिस्प्ले में दोनों केस में कंडीशन चेक करना है ना। तो आप देखिए दोनों में कॉमन ये है कि यदि आप पहली बार में भी स्टैक एम्प्टी की कंडीशन देखेंगे तब भी आपका टॉप -1 पे रहेगा, और यदि 5 एलिमेंट पुश करके भी मैं पांचों को पॉप कर दूंगा तब भी मेरा टॉप वापस -1 पे आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि पुश में हम टॉप को इंक्रीज करते हैं, पुश फंक्शन में हम टॉप को इंक्रीज करते हैं और पॉप फंक्शन में हम टॉप को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप एलिमेंट पॉप करेंगे आप टॉप को एक एक से नीचे डिक्रीज करते जाएंगे। वो कैसे होगा वो हम पॉप में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मैं डिस्प्ले की बात कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले जो कंडीशन चेक करना है वो ये कि यदि टॉप इक्वल टू -1 पे है। यदि मेरा टॉप -1 पे है तो हमने बोल दिया printf stack is empty, stack is empty। ठीक है, लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मुझे स्टैक के एलिमेंट डिस्प्ले करना है। ठीक है, अगर खाली है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर स्टैक में एलिमेंट है तो कहां से कहां तक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पुश फंक्शन देखा तो आप देखो, यदि मान लो मैं स्टैक में एलिमेंट पुश करता हूं 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, तो मेरा टॉप अभी कहां पर है, इस पोजीशन पे। तो मुझे क्या करना है, टॉप से लेके 0 से लेके टॉप तक के सारे एलिमेंट डिस्प्ले करना है, और यू कैन से दैट टॉप से लेके 0 तक के सारे एलिमेंट डिस्प्ले करना है। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूं कि ये स्टैक मुझे इस तरीके से आउटपुट भी शो करे, पहले 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, ये आउटपुट मुझे चाहिए। ठीक है, तो अगर ये आउटपुट मुझे चाहिए मतलब मुझे टॉप से लेके 0 तक स्टैक के हर एलिमेंट को प्रिंट करना है। सिंपल है बच्चे। तो क्या करने वाले हम यहां पे, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर i, ठीक है, और यहां पर एक मैसेज दिया printf एलिमेंट्स ऑफ स्टैक। ठीक है, और एक लूप अप्लाई कर दिया फॉर i इक्वल्स टू टॉप से लेके i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक i माइनस माइनस। ठीक है, एंड सिंपली हमने यहां लिख दिया printf /n %d कॉमा स्टैक ऑफ i, दैट्स इट। ये हो गया हमारा डिस्प्ले का फंक्शन। तो अब देखिए फर्स्ट टाइम पे अगर मैं बिना किसी एलिमेंट को पुश किए डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगा तो टॉप -1 पे रहेगा, अभी हमने बात की। तो यदि मेरा टॉप -1 पे है तो आई गेट अ मैसेज स्टैक इज एम्प्टी। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब है स्टैक में एलिमेंट है, और अगर स्टैक में एलिमेंट है तो हमने ये लूप चलाया। देखो अब लूप कहां से शुरू हुआ, i इक्वल टू टॉप से, i इक्वल टू टॉप मतलब 4 से, ये आपका i यहां पर है 4 पे, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ट्रू, तो उसने पहला एलिमेंट प्रिंट किया स्टैक ऑफ i, स्टैक ऑफ i मतलब स्टैक ऑफ 4 एंड दैट इज 50। ये पहला एलिमेंट प्रिंट हुआ 50। देन i माइनस माइनस, तो i हमारा 4 से कहां पर आ गया, 3 पे, या i हमारा 3 पे आ गया। ठीक है, जब 3 पे आया तो नेक्स्ट टाइम उसने स्टैक ऑफ 3 का एलिमेंट प्रिंट किया, एंड स्टैक ऑफ 3 मतलब 40, देन स्टैक ऑफ 2 30, देन स्टैक ऑफ 1, ये i डिक्रीज हो रहा है, सी दिस वन, जो i हमारा ये 3 से 2 पे आया 1 पे आ गया, राइट। तो स्टैक ऑफ 1 दैट इज 20, फिर i माइनस माइनस एंड दैट इज 10, और अब इसके बाद जब i माइनस माइनस होगा तो i पहुंच जाएगा -1 पे। तो आपके स्टैक के सारे एलिमेंट देखिए प्रिंट होगा 50, 40, 30, 20, 10। अब जब पॉप होगा तो सबसे पहले ये वाला एलिमेंट पॉप होगा 50, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यही सबसे लास्ट में पुश हुआ था। So this is how we push the element in stack and this is how we display the element of stack। कि स्टैक के एलिमेंट को पुश कैसे करना है, स्टैक में एलिमेंट को पुश कैसे करना है, और यदि आपको एलिमेंट देखना है स्टैक के, सो दिस इज द सिंपल डिस्प्ले मेथड, वो डिस्प्लेज द एलिमेंट ऑफ स्टैक, कि स्टैक के एलिमेंट किस तरीके से पुश हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ पा रहे हैं, चीजें बड़ी आसान है। देखिए 3 स्टेप पे, 2 स्टेप पे मेनली हमने बात की है पूरी एप्लीकेशन की। पहली स्टेप में हमने मेनू डिजाइन किया, सेकंड स्टेप पे हम हर मेनू के हर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। पुश फंक्शन हमने देखा, डिस्प्ले फंक्शन हमने देखा,
राइट। और अब तीसरा फंक्शन सॉरी देखने वाले हैं वो है पॉप फंक्शन। तो चलिए पॉप की भी बात करते हैं कि यदि मान लो मेनू देख के मैंने बोल दिया पॉप, ये तो हो गया हमारा पुश, ये हो गया हमारा डिस्प्ले। अब आते हैं हम पॉप फंक्शन पे। तो यदि मान लो मुझे स्टैक से एलिमेंट पॉप करना है तो सी दिस वन, दिस इज द पॉप फंक्शन ऑफ स्टैक। यदि आपको एलिमेंट पॉप करना है तो यहां भी सबसे पहली कंडीशन हमारी ये होगी कि यदि टॉप -1 पे है। अरे पॉप के लिए भी तो स्टैक एम्प्टी की कंडीशन चेक करना है ना बच्चे, खाली स्टैक से कैसे एलिमेंट पॉप करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या चेक किया, अगर मेरा टॉप -1 पे है ओके, तो हमने मैसेज दे दिया printf स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक मेरा खाली है, स्टैक इज एम्प्टी। लेकिन अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अब यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना कि सपोज अगर ये आपका स्टैक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये पोजीशन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैक्स साइज, ठीक। अगर मान लो मेरा अभी स्टैक पूरा खाली है, इट्स अ कंप्लीटली एम्प्टी, मैंने मेनू देखते से ही पॉप बोल दिया तो खाली है, अभी तो स्टैक में पुश किया ही नहीं है। पुश नहीं किया आपने तो इनिशियली हमारा टॉप कहां रखा हुआ है, -1 पे। उसने चेक लगाया क्या टॉप -1 पे है, यस स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने स्टैक में एलिमेंट पुश कर दिए 10 20 30 40 50, तो अभी मेरा टॉप है इस पोजीशन पे, ध्यान देना ओके। तो यहां पर यह बोला जाता है कि अगर आप स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है और अगर मैं स्टैक से किसी भी एलिमेंट को पॉप करता हूं तो क्या वो एलिमेंट मेमोरी से परमानेंटली रिमूव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर हम पॉप का मतलब केवल ये करेंगे कि इस एलिमेंट को एक वेरिएबल में लेंगे, टॉप को डिक्रीज कर देंगे और ये मान लेंगे कि ये एलिमेंट पॉप हो चुका है, लेकिन मेमोरी में वो अभी भी स्टैक में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अरे हमने नहीं बनाया है, अरे इंप्लिसिट डिक्लेरेशन है, मतलब अरे का जो मेमोरी एलोकेशन है हमने बनाया का मतलब है अरे का जो मेमोरी एलोकेशन है वो हमने नहीं किया है। हमने केवल एक लाइन लिखी थी इंटीजर स्टैक ऑफ मैक्स साइज, तो आपको बनाया एक इंप्लिसिट अरे मिला है। तो अरे का ना अलोकेशन हमारे हाथ में होता है ना डी एलोकेशन हमारे हाथ में होता है, ठीक है। ये अरे का एक ड्रॉबैक भी है कि आप अरे में से किसी भी एलिमेंट को परमानेंटली मेमोरी से रिमूव नहीं कर सकते, ध्यान देना इस बात पे। तो ये जो 50 है ये हम अजम्पशन लेंगे कि ये डिलीट हो चुका है, क्योंकि कारण ये है वो भले ही वहां रहेगा लेकिन हमारे काम का नहीं रहेगा। क्यों? देखो आप, यदि मान लो टॉप -1 पे नहीं है तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया इंटीजर n, और इस n में हमने बोला कि बॉस जो भी टॉप पोजीशन वाला एलिमेंट है वो आप n में असाइन कर दो, ठीक है। तो टॉप पोजीशन पे अभी कौन सा एलिमेंट है 50, तो स्टैक ऑफ टॉप का एलिमेंट n में आ गया, तो n में कौन आ गया 50। जैसे ही n में 50 आया हमने टॉप को बोला अब आप माइनस माइनस नीचे आ जाओ, तो ये जो टॉप है इस टॉप को हमने यहां से हटा के यहां ले लिया। बच्चे ध्यान देना, जब आपका टॉप नीचे आ गया तो हमने एक मैसेज ये दे दिया printf पॉप्ड एलिमेंट %d, n, ठीक है। और ये एल्स का करली क्लोज, ये आप देखिए जैसे ही आपने टॉप माइनस माइनस किया आपका टॉप नीचे आ गया। अब जब टॉप नीचे आ गया उसने मैसेज दे दिया पॉप्ड एलिमेंट इज 50, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप ध्यान देना, ये जो 50 है हमने माना है कि ये मेमोरी से गया लेकिन अभी भी वो रखा हुआ है, लेकिन उसका कोई वहां होने का कोई मीनिंग नहीं है। कारण ये है, अगर मान लो इस एलिमेंट को पॉप करने के बाद मैंने फिर से पुश वाला फंक्शन कॉल किया, सी दिस वन, मैंने फिर से पुश वाला फंक्शन कॉल किया, तो पुश फंक्शन क्या करेगा, पुश फंक्शन मुझसे एक एलिमेंट मांगेगा। अरे ये वाला एलिमेंट पॉप हुआ था ना हमारा, ये ठीक है, ये टॉप हमारा यहां रखा हुआ है, 50 अभी भी वहां पर है, लेकिन आप देखो क्या होगा, पहले डिस्प्ले देखते हैं। जब आप डिस्प्ले को कॉल करोगे पॉप करने के बाद तो आपको टॉप से लेके 0 तक के एलिमेंट मिलेंगे, मतलब 50 नहीं मिलेगा, क्योंकि 50 आपका टॉप को हम नीचे लेके आ चुके हैं, ये टॉप हमारा यहां आ चुका है, ठीक है। तो आपको जो एलिमेंट मिलेंगे वो मिलेंगे 40 30 20 10। अरे समझ में ही बात? अरे बच्चे ये पॉप पे हमने क्या किया, n टॉप यहां था 50 पे, उस एलिमेंट को n में लिया, टॉप को नीचे खसका दिया, टॉप माइनस माइनस, तो टॉप आ गया 4 पे।
जब टॉप 4 पे आया तो हमने डिस्प्ले बोला, सीरीज 1। जब मैंने डिस्प्ले बोला तो उसने मुझे टॉप से लेके 0 तक के एलिमेंट डिस्प्ले कर दिए, मतलब 40, 30, 20, 10, मतलब 50 प्रिंट नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब जब मैंने पुश बोला, ध्यान दे, जब मैंने पुश बोला तो क्या किया उसने, मुझसे एक एलिमेंट मांगा, ठीक है, मैंने एलिमेंट दिया मान लो अब की बार 80 या 800 सपोज। उसने टॉप को इंक्रीज किया, टॉप बढ़ के इसी पोजीशन पे आया, ध्यान दे जरा, टॉप बढ़ के इसी पोजीशन पे आया और स्टैक ऑफ टॉप पे नया एलिमेंट ओवरराइट हो गया। तो 50 की जगह क्या आ गया, इस 50 की जगह मुझे मिल जाएगा, ठीक है, ये 40 था आपका, इस 50 की जगह आपको मिल जाएगा 800। मतलब वो जो 50 था अगर वो वहां है भी तो भी ना वो डिस्प्ले में हमें दिख रहा है, ठीक है, और जब भी नए एलिमेंट पुश कर रहे हैं आपका 50 जो है नए एलिमेंट से ओवरराइट हो गया। तो यहां पर हमने जैसे ही पॉप वाले फंक्शन की बात की है, ध्यान देना, पॉप का मतलब यह है कि आप अपने स्टैक से एलिमेंट को केवल n में असाइन कर रहे हैं, टॉप वाले एलिमेंट को, और टॉप को नीचे खसका रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका टॉप नीचे आएगा, फिर से एक बार देखो आप, मैंने फिर से पॉप फंक्शन कॉल किया, अब की बार 50 तो था ही नहीं, ठीक है, 50 हमारा चला गया, ठीक है। अब इस पे देखो आप, n इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, तो अब की बार n में कौन आया, 40। जब 40 आया, टॉप माइनस माइनस, टॉप उठ के कहां पर आया, टॉप उठ के इस पोजीशन पे आ गया, ठीक। तो ये 40 अब मुझे डिस्प्ले के टाइम नहीं शो होगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्ले के टाइम हमने केवल क्या बोला है, ये 40 को भी हम पॉप कर चुके हैं, टॉप हमारा यहां पर है, ठीक। तो अब देखो टॉप से लेके 0, 30, 20, 10 एलिमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे अगर टॉप माइनस माइनस होते हुए यहां से 20 पे आएगा, 20 से 10 पे आएगा, और इसके बाद जब माइनस माइनस होगा तो आपका टॉप कहां पहुंच जाएगा, इससे नीचे आया, इससे नीचे आया, और टॉप फिर से -1 पे आ गया। अगर आप बार बार बोलेंगे पॉप 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 पॉप, तो टॉप एक पोजीशन है जब -1 पे आ जाएगा। अब जब टॉप -1 पे आ गया, अब आपने बोला पॉप, तो उसने चेक किया क्या टॉप -1 पे है, यस, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। और अब अगर मैं पुश करूंगा तो जितने भी मेमोरी में अरे में एलिमेंट रखे हुए हैं सब पे नए एलिमेंट ओवरराइट होते जाएंगे। आप देखो वो भले ही मेमोरी में है, क्योंकि वो परमानेंटली रिमूव नहीं होंगे बेटा, वो परमानेंटली तब रिमूव होंगे जब हम इसी स्टैक के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट, और वो टॉपिक होगा हमारा स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, और वो होगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जहां पे मेमोरी एलोकेशन भी हमारा होगा और डी एलोकेशन भी हमारा होगा। तो आई होप शुरुआत से अगर देखें तो स्टेप 1 पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बात की कि मुझे इस तरीके का एक मेनू डिजाइन करना है जो हमारा स्टैक का मेनू होगा, ठीक है। स्टैक के कॉन्सेप्ट को हमने सबसे पहले समझा लास्ट लेक्चर में कि स्टैक क्या होता है, क्यों इंप्लीमेंट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के हर कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे डेटा कलेक्शन की इन डिफरेंट वेज, और उन्हीं डेटा कलेक्शन में से एक कलेक्शन है हमारा स्टैक। तो अगर मुझे स्टैक का इंप्लीमेंटेशन करना है तो हम सी में किस तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे कि हम एक स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकें। तो जब हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन अरे है और एक ऑप्शन लिंक लिस्ट है, स्टैटिक और डायनामिक। यहां पर अभी हमने अरे को यूज किया, तो हमने इस तरीके का मेनू डिजाइन किया सबसे पहले कोडिंग करके, ये मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन। एक अरे को हमने स्टैक बनाया है, सो दिस इज स्टैक ऑफ मैक्स साइज, मतलब मेरा अरे जो है वो स्टैक में कन्वर्ट होगा। एक टॉप नाम का वेरिएबल हमने लिया क्योंकि स्टैक पे हर ऑपरेशन टॉप के थ्रू परफॉर्म होते हैं, ये स्टैक की डेफिनेशन बोलती है, ठीक है। मेनू डिजाइन किया, मेनू डिजाइन करने के बाद हमने इस 3 फंक्शन की बात की, पुश, पॉप, डिस्प्ले, और तीनों फंक्शन को 1 बाय 1 हमने डिफाइन किया। पहले पुश वाला फंक्शन देखा कि हाउ टू पुश द एलिमेंट इन स्टैक, ठीक है। फिर पॉप वाला फंक्शन देखा, हाउ टू पॉप द एलिमेंट इन स्टैक, और फिर हमने डिस्प्ले वाला फंक्शन देखा, ये डिस्प्ले एंड दिस वन इज पॉप। तो यहां पर अब आप देखो इंपॉर्टेंट कितने सारे क्वेश्चंस हैं और ये इंटरव्यू में पूछे गए हैं, ठीक है। व्हाट इज एन ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक, स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होती है, स्टैक एम्प्टी की कंडीशन क्या होती है। ये क्वेश्चन तो नींद में भी कोई पूछे ना आपसे तो आपको पता होने चाहिए, ध्यान रखना ये बात, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में 100% पूछे जाते हैं। व्हाट इज ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक, तो सिंगल लाइन, सर इफ टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1, ठीक है, दैट इज एन ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन कब आती है, जब आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे होता है। क्या स्टैक से जब हम एलिमेंट पॉप करते हैं, इज दिस द परमानेंट डिलीशन ऑफ द एलिमेंट, नो, बिकॉज द बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर इज एन अरे। तो स्टैक से जब हम एलिमेंट पॉप करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करते हैं, स्टैक एम्प्टी की कंडीशन चेक करते हैं। स्टैक एम्प्टी की कंडीशन क्या होती है, जब टॉप इक्वल टू -1 होता है,
ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे, समझते रहो। ओके, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो। तो लास्ट टाइम हमने स्टैक के कॉन्सेप्ट को समझा था और ये है इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक कि किस तरीके से हम स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे और किस तरीके से हम स्टैक के मेनू ड्रिवन एप्लीकेशंस को बनाएंगे। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। फटाफट इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं, सिस्टम पे पूरे प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं ताकि कहीं कोई डाउट ना रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी तो शुरुआत है। ये तो डेटा स्ट्रक्चर की भी शुरुआत है। अभी तो ऐसे बहुत से मेनू बनेंगे, अभी तो ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बस बने रहिए इस कोर्स में, समझते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में डे 1 से आपको बोल रहा हूं इंटरव्यू रूम का सबसे फेवरेट टॉपिक है, नॉट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरव्यू रूम। यदि आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक्स इंप्लीमेंट करना है, अगर आपको मेमोरी मैनेजमेंट को समझना है, सो दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। और इसीलिए कंप्यूटर साइंस की सबसे ज्यादा डिमांड में होता है डेटा स्ट्रक्चर। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं जिसके डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर है वो किसी भी लैंग्वेज को बड़ी आसानी से समझ सकता है, क्योंकि उसको बैकग्राउंड पता है, उसको मेमोरी मैनेजमेंट पता है, उसको यह पता है कि डेटा कितने तरीके से, किस तरीके से मेमोरी में अरेंज होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बस बने रहिए इस कोर्स में, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।